गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो इको क्लब की तरफ से है और इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो वीडियो है वो है एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट अ केस स्टडी दिल्ली। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए इस स्लाइड में देखिए एयर पोल्यूशन क्या है। सबसे पहले ये बता रहा है एयर पोल्यूशन, असल में एयर पोल्यूशन को हम वायु प्रदूषण कहते हैं हिंदी में, और वायु प्रदूषण का अर्थ है वायु का दूषित होना। कुछ जहरीले पदार्थों के कारण वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से होता है। यह प्रदूषण धूल, धुआं, कुछ हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है पॉल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषक। पोल्यूटेंट्स क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण में अनैच्छिक बदलाव लाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलकर ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है। नेक्स्ट जो है वह है क्रिटिकल पोल्यूटेंट्स, मतलब कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और उनका सोर्स, मतलब वो कहाँ से आते हैं, हमारी हवा में वो कहाँ से आते हैं। सबसे पहले है पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एंड PM10। कहाँ से आता है? हवा चलती है तब उससे आता है। इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एमिशन होता है, जितनी भी औद्योगिक इकाई होती हैं या जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, टूट रही है, वहाँ से ये धूल मिट्टी आती है। जहाँ पर भी रोड जो होते हैं, रोड पे जब वियर एंड टीयर होता है, जब उसके ऊपर से कोई भी वाहन गुजरता है तो वो जो रोड है वो छोटे छोटे कणों में टूटता जाता है, वो सब हवा में आके मिलते हैं। या फिर एमिशन फ्रॉम व्हीकल, या फिर कोई गाड़ी चलती है उसके द्वारा जो प्रदूषण हवा में मिलता है वह सारा इसमें आता है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई भी जैविक पदार्थ जलाया जाए या कोई कूड़ा कचरा जलाया जाए, या फिर एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बर्निंग, या फिर कृषि द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अगर जलाया जाए तो उसमें से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है, मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जैविक पदार्थ के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हमारी हवा में आके मिलती है और उसे प्रदूषित करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितने भी ये व्हीकल चलते हैं उनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। और फिर है ओजोन, फोटोकेमिकल रिएक्शन द्वारा ओजोन निकलती है जो कि आजकल वह भी पोल्यूटेंट्स में आती है। नेक्स्ट है दिल्ली अ यूनिक सिटी। इसमें दिल्ली के बारे में बताया गया है कि इसका एरिया जो है वो 1434 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 17 मिलियन के करीब है। व्हीकुलर पॉपुलेशन, मतलब कितने वाहन हैं, 9 मिलियन के करीब वाहन है। व्हीकल डेली एंटरिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों से जो वाहन दिल्ली में डेली प्रवेश करते हैं वो है 0.25 मिलियन ट्रिप्स। यहाँ का वातावरण का तापमान कितने है? 2 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जो बारिश का मौसम है वो मानसून एंड स्कैंटी विंटर रेन्स, इस टाइम पे बारिश होती हैं। कुछ सर्दियों में होती है वरना मानसून में ही बारिश होती है। 26 टाइप्स ऑफ व्हीकल मूव्स ऑन सेम रोड स्पेस। कंजप्शन ऑफ डीजल की जो कंजप्शन है वो है 12,67,000 मीट्रिक टन्स, और पेट्रोल की है 9,06,000 मीट्रिक टन्स। फिर कह रहा है कि जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी है वो लगभग पूरे साल ख़राब रहती है। और उसका कारण क्या है? कारण है गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वह, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वो, या फिर जो भी क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, मतलब जो पराली जलाई जाती है हमारे आसपास के राज्यों में, वो भी एक फैक्टर है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। अब कॉज क्या है? कॉज कहता है कि अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है और सर्दियों के टाइम पे भी पोल्यूशन होता है। और उसका ये कारण
बताया गया है क्योंकि उस टाइम पे हवा की स्पीड नहीं होती है जो कि प्रदूषण के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनको फैला सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो वो एक ही जगह पे, प्रदूषण के कण एक ही जगह पे कैद होते रहते हैं, लेकिन प्रदूषण तो बढ़ता ही जा रहा है। अब गाड़ियाँ तो नहीं रुक रही हैं, वो तो चल ही रही हैं डेली जो है। तो इसलिए इस कारण उस सर्दियों के समय में प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है। फिर आगे बताया गया है, इस स्लाइड में बताया गया है कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं जो कि बताए गए हैं। इसमें बताए गए हैं कि 2015 में एक कमीशन था, उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर जो बताया कि 9 मिलियन प्री मैच्योर डेथ स्टीमिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 9 मिलियन प्री मैच्योर डेथ, मतलब जन्म लेने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, इतनी सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण, वायु के प्रदूषण के कारण। और इसमें इंडिया का भी कोई खास अच्छी जगह नहीं है क्योंकि 2.5 मिलियन इसमें से इंडिया में ही होती हैं। और इस पोल्यूशन के कारण हमारी ज़िंदगी में से 3.2 सवा तीन साल जो हैं वो कम हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी से इस पोल्यूशन के कारण। आगे कहता है कि क्यों है ऐसा। तो ये कहता है कि इस जो स्लाइड में बताया गया है कि जो हमारे किसान हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है अपनी खेती को, नेक्स्ट खेती उनको लगानी होती है चावल की, और वो चावल की जो खेती करते हैं उसमें से वो चावल निकाल लेते हैं, तो जो बचता है उसको उन्हें जलाना पड़ता है ताकि वो जल्दी से दूसरी जो अपनी फसल को बो सकें। उनके लिए टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो इसलिए उनके पास एक चीप और क्विक मेथड क्या है कि वो अपनी फसल को, अपने खेत को तैयार कर सके अगली फसल के लिए। वो क्या करते हैं, जो बचा कुचा हुआ है चावल निकालने के बाद जो बचा कुची पराली है वो उसको जला देते हैं ताकि जल्दी से खेत की सफाई हो सके। नेक्स्ट है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन में यहाँ पे बताया गया है कि एक बार एक अमेरिका के जर्नलिस्ट थे और उन्होंने स्पेशली दिल्ली को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यूएस एम्बेसी ने बताया कि उनके बच्चों की हेल्थ को बहुत रिस्क है। आगे है एम्बिएंट एयर क्वालिटी मीडिया पर्सपेक्टिव। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दी गई हैं, आप इनसे परिचित भी होंगे। ये हमेशा सर्दियों में इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स हमें दिखाई देती हैं। और ऑड इवन के बारे में आपको पता होगा कि ऑड इवन लागू किया जाता है हर साल सर्दियों में, पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है। दिल्ली एयर विल नेवर बी सेफ बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एडवांटेज। ये हमारी मीडिया का परसेप्शन है कि दिल्ली से प्रदूषण को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है, जबकि साइंटिफिक परसेप्शन ऐसा नहीं है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ये नहीं कहती। तो इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जहाँ पर जितना भी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको मॉनिटर किया जाता है। अब जो आगे की स्लाइड्स हैं हम उसमें उस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट टू मॉनिटर, क्या मॉनिटर किया जाता है एयर पोल्यूशन, हाउ टू मॉनिटर, किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वेयर टू मॉनिटर, कहाँ पर इसको मॉनिटर किया जाता है। एयर पोल्यूशन के अलग अलग इन्होंने सेंटर बना रखे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उन सेंटर्स के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटर कि कब नापा जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग, जब नापा जाता है तो कितनी देर के लिए नापा जाता है। आगे की स्लाइड्स जो हैं, DPCC एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये नेटवर्क है कि कहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है उसके सेंटर्स हैं, उसके जो नेटवर्क है उसके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पास में द्वारका सेक्टर 8 है, नजफगढ़ है, मुंडका है, RK पुरम है, नरेला है, ये अलग अलग हैं, ये सब इसमें मार्क किए हुए हैं। नेक्स्ट पूरा NCR का दिखा रहा है कि NCR में कहाँ पर है, नजफगढ़ सेक्टर 8, NSIT द्वारका, IG-T3 ये सब। फिर है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस। ये स्टेशंस के बारे में बताया है कि हमारी दिल्ली NCR में ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस है वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं रोहिणी सेक्टर 16 में है, यहाँ पर NSIT में है द्वारका, IITM में मथुरा रोड, लोधी रोड, एयरपोर्ट T3, ये अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आगे
क्या ज़रूरत है मॉनिटर करने की, क्यों मॉनिटर करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है, पूरा जो हमारा समाज है उसके हेल्थ से रिलेटेड बात है, इसलिए हमें एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी को मॉनिटर करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब आप मॉनिटर करेंगे तभी तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि पूरे साल में कब पोल्यूशन ज़्यादा होता है। जब आप इस पूरे को डाटा को देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, तभी हम ट्रेंड निकाल पाएंगे कि कब ज़्यादा होता है, क्या कारण हो सकता है उसके पीछे का, इन सब को जानने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है टू असेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे कि ऑड इवन लागू किया गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने पॉलिसी लागू की है वो सचमुच में उसका इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं, अगर हम मॉनिटर ही ना करें, अगर हम किसी चीज़ को, किसी मशीन को लगा रहे हैं और हम उस चेक ही ना करें कि वो कैसे काम कर रही है तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है एयर पोल्यूशन को, कि अगर हम कोई पॉलिसी लगा रहे हैं कंट्रोल करने की, वो काम भी कर रही है या नहीं। कुछ एक अगला पॉइंट है रिसर्च, कि रिसर्च के लिए कि आगे के एयर पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सके, हम क्या स्टेप्स लें आगे, इस चीज़ के लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये नेटवर्क कैसे काम करता है, तो देखिए एक सेंट्रल सर्वर है और फिर स्टेशंस हैं, ये नीचे जो ऑरेंज बॉक्स के अंदर हैं ये स्टेशंस हैं। स्टेशंस जो हैं डाटा कलेक्ट करते हैं, ये सेंट्रल सर्वर के पास डाटा भेजते हैं और सेंट्रल सर्वर जो है वो आगे जाके वेबसाइट्स पे डाटा अपलोड करता है, जहाँ से हम देख सकते हैं कभी भी आपको किसी भी जगह की एयर क्वालिटी के बारे में जानना है तो आप dpccair.data.com पे चेक कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। और अगर आपको सेंट्रल जानना है CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब ये देखिए ये बता रहा है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारे आसपास लगे हुए हैं वो काम कैसे करते हैं। ये देखिए आपको एक स्टिक दिखाई दे रही है, ये जो स्टिक है जिस पे लिखा है सैंपल मैनीफोल्ड, इस स्टिक के द्वारा एयर क्वालिटी का सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेकर एयर क्वालिटी को अलग अलग एनालाइजर्स में डाला जाता है, जहाँ पे ये अलग अलग गैसेस हानिकारक गैसेस जो हैं या फिर जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको चेक करती है। अब एनालाइज करने के बाद ये जो है डाटा आगे सेंड कर दिया जाता है और पूरा एक डिटेल्ड वर्जन निकाल लिया जाता है और फिर उसको फिर आगे मॉडेम के थ्रू आगे वेबसाइट्स पर डाल दिया जाता है, जहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट जो है एनालाइजर डिटेल्स, इसमें दिखाया गया है कि किस चीज़ के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कहाँ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलेट्स के लिए बीटा रे एटेन्यूएशन, इसमें से देखिए जो आपने पढ़ा होगा सबसे लास्ट में आई है रेनफॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिपिंग बकेट, जो कहाँ से, एनवायोटेक इंडिया की। विंड स्पीड के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम सबको पता है एनीमोमीटर, जो कि USA से है। वर्टिकल विंड स्पीड के लिए गिल प्रोपेलर एनीमोमीटर, विंड डायरेक्शन के लिए पोटेंशियोमीटर, सोलर रेडिएशन के लिए फोटोसेल, बैरोमेट्रिक प्रेशर के लिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए कैपेसिटर, टेम्परेचर के लिए थर्मिस्टर। इस तरह से ये बाकी भी दिए हुए हैं और ये उनकी कंपनीज दी हुई हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में पोल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या स्रोत हैं। सबसे पहला है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, दूसरा है जो सड़क किनारे या धूल मिट्टी होती है उसके, सड़क किनारे जो धूल मिट्टी के कण है वो। आगे है कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन एक्टिविटीज़, जो भी कोई बिल्डिंग बनती है या तोड़ी जाती है उसमें जो डस्ट जनरेट होती है वो सारी आती है। फिर है बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज, जो भी लीव्स और ट्रांस स्टेट मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट स्पेशली ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन नेबरिंग स्टेट्स, जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ पर जो बर्निंग होती है क्रॉप्स की उसके कारण। और इंडस्ट्रियल थर्मल पावर स्टेशंस, ये कुछ इन्होंने डाटा दे रखा है, पूरे साल का ये डाटा है, पूरे साल लगभग देखिए इंडस्ट्री से 52% नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं उसका पोल्यूशन होता है, व्हीकल से 36% होता है नाइट्रोजनस का, रोड डस्ट में 56% पर्टिकुलेट मैटर है, 38% जो पर्टिकुलेट मैटर 2 to 5 वाला है और फिर बाकी अदर्स है। फिर विंटर्स का डाटा है, विंटर सर्दियों में कैसे होता है,
फिर ये गर्मियों का डाटा है। नेक्स्ट है गोल। हमारे गोल्स क्या हैं? तो क्या कह रहा है, मीटिंग नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि हमारा जो इस सारे सिस्टम को डेवलप करने का क्या गोल है, वो है कि बहुत हमें साफ़ व स्वच्छ हवा प्राप्त हो, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। हमें जो नीला आसमान दिखाई दे, यहाँ पे नीला आसमान से वही मतलब है साफ़ व स्वच्छ हवा। नेक्स्ट है प्रपोजिंग ऑफ इफेक्टिव प्रैग्मेटिक एंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज। तो कॉम्बैटिव स्ट्रैटेजी ना हो। कॉम्बैट मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी और पोल्यूशन को लेके वो ये ना हो कि पोल्यूशन बढ़ गया और हमें उसे घटाना है। हमारी स्ट्रैटेजीज ये हो कि बढ़ने ही ना दिया जाए, इस तरह से हम अपने आसपास चीज़ों को कंट्रोल करें, हर चीज़ को, जो भी हमारे सोर्सेज हैं पोल्यूशन के उनको इस तरह से कंट्रोल करें कि जो पोल्यूशन है वो उस लेवल पे पहुँचे ही ना। और जो साइंटिफिक डाटा जो हमें मिलता है वो सब कॉमन, हम जैसे कॉमन लोग जो इतना ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करते हैं एयर पोल्यूशन को, वो भी इस डाटा को समझ सके। तो मैं समझती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको ये पूरा PDF जो है PPT समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।